मेन एक्सिस से, और ये ब्रांच छोटी होती है। मेल ब्रांच देखिए जहां एंथेरिडिया डेवलप करेगी, यहां हम क्या देख रहे हैं, ये कैटकिन लाइक है और ये एंथेरिडियल ब्रांच फीमेल ब्रांच से बड़ी होती है। इस प्लांट को देख के हम जान रहे हैं कि ये स्फेगनम का क्या है, ये गैमेटो, दिस इज गैमेटोफिटिक फेज ऑफ द स्फेगनम। मोनोसियस भी होता है, डायोसियस भी होता है। आई हैव टेकन द एग्जांपल ऑफ मोनोसियस स्पीसीज। सो दिस प्लांट having both the sex organ, male sex organ as well as female sex organ। और इससे पहले वाले चैप्टर में हमने आपको पढ़ाया है अच्छी तरीके से कि मेल सेक्स ऑर्गन कैसा होता है, फीमेल सेक्स ऑर्गन कैसा होता है। यदि आपने नहीं पढ़ा है तो यूट्यूब पर जाके फिर आप पढ़ सकते हैं, इसे देख सकते हैं। मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन से मेल और फीमेल गैमीट बनते हैं। मेल गैमीट को हम एंथरोजॉइड कहते हैं, फीमेल गैमीट को हम एग सेल कहते हैं। कीमोटेक्टिक मूवमेंट से मेल जो गैमीट है, एंथरोजॉइड है, आर्चिगोनिया में प्रवेश करता है और फाइनली फर्टिलाइज हो जाता है एग सेल के साथ एंड फॉर्मिंग द जाइगोट। एंड जाइगोट इज द फर्स्ट सेल ऑफ स्पोरोफिटिक जनरेशन, यानी the first cell of the sporophytic generation is the zygote, and zygote divides and redivides and forms the whole sporophyte of the sphagnum। यानी यहाँ भी ये जो स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट के ऊपर लगा दिख रहा है, इसका भी फॉर्मेशन फर्टिलाइजेशन से ही हुआ होगा। फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनता है। जाइगोट प्रथम कोशिका है स्पोरोफिटिक जनरेशन की। इसके स्पोरोफाइट को अगर हम देखें तो ये सबसे बाहरी लेयर कहलाती है ये कैलिप्ट्रा। द आउटर मोस्ट लेयर इज कॉल्ड कैलिप्ट्रा, और कैलिप्ट्रा का फॉर्मेशन गैमेटोफिटिक टिश्यू से होता है, यानी गैमेटोफाइट इसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव कवर बना देता है जिसे हम कैलिप्ट्रा कहते हैं। हम इसके कैप्सूल को देखें तो कैप्सूल इसका हमको स्फेरिकल दिखाई देता है। ये पूरा पार्ट क्या कहलाएगा, ये है कैप्सूल। हम जानते हैं कि ब्रायोफिटिक पौधों का जो स्पोरोफिटिक फेज होता है वो 3 भागों में बटा हुआ दिखाई देता है, फूट, सीटा और कैप्सूल। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं, कैप्सूल देख रहे हैं। सीटा देखो, कुछ लोगों की गर्दन आप देखते हैं ना, सिर बिल्कुल यहाँ से जुड़ा हुआ सा, यानी बिल्कुल कौन सी, पिक्वास माने बहुत स्पष्ट, नॉट वेरी विजिबल। सीटा इज प्रेजेंट हियर। सीटा कैसा है, नॉट वेरी विजिबल, बहुत डिप्रेशन सा, यहाँ पर कैप्सूल और फूट के बीच में एक डिप्रेशन दिखाई देता है। एंड दिस एरिया रिप्रेजेंट द सप्रेस्ड सीटा ऑफ द स्फेगनम। और यहाँ बल्बस स्ट्रक्चर जो दिख रहा है इसे हम क्या कहेंगे, दिस इज फूट। यानी हमने क्या देखा, कैप्सूल वेल डेवलप्ड, फूट वेल डेवलप्ड, लेकिन सीटा कंप्रेस्ड है, बहुत स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है। ये स्टाक ऊपर गया और नीचे से गैमेटोफिटिक टिश्यू से एक प्रोजेक्शन ऊपर की ओर बढ़ता, आउट ग्रोथ होती है, और इसे हम क्या कहते हैं, स्यूडोपोडियम कहते हैं। दिस इज कॉल्ड स्यूडोपोडियम कहते हैं। और इस स्यूडोपोडियम का जो डिस्टल पार्ट है, यानी सबसे ऊपर वाला पार्ट है, कैलिप्ट्रा का जो बेसल पार्ट है, यहाँ एक सैक लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। इस सैक लाइक स्ट्रक्चर को, इस स्ट्रक्चर को, ये जो यहाँ हम दिखा रहे हैं आपको, ये फूला हुआ पार्ट बाहर से, इस पार्ट को हम वेजी नुला कहते हैं। और ये बनाया क्या है हमने, ये बनाया है हमने यहाँ पर LS ऑफ स्पोरोफाइट ऑफ स्फेगनम। अब आप बोर्ड पर दोनों चीजें देख सकते हैं, स्पोरोफाइट इधर है और गैमेटोफाइट इधर है। मेन प्लांट बॉडी स्फेगनम की कैसी होती है, गैमेटोफिटिक होती है। फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट से डेवलप होता है स्पोरोफाइट। अभी तक हमने
रिक्सिया मार्केंसिया में पढ़ा था कि जाइगोट डिवाइड होगा, बार बार डिवाइड होगा, और जो सेंट्रली सिचुएटेड सेल होंगी उन्हें इंडोथीसियम कहते हैं, और बाहर की ओर जो सेल होंगी उन्हें एम्पीथीसियम कहते हैं। रिक्सिया और मार्केंसिया के केस में हमने पाया था कि इंडोथीसियम से स्पोर सैक का फॉर्मेशन होता है, और एम्पीथीसियम जो होती है वो कैप्सूल की वॉल बनाती है। एंथोसिरोस जब हमने पढ़ा तो हमने जाना, क्या जाना, कि एम्पीथीसियम से स्पोर सैक का फॉर्मेशन होता है और इंडोथीसियम से कॉलुमेला का फॉर्मेशन होता है। यहां भी हम ऐसा ही पाते हैं, जाइगोट डिवाइड होगा, बार बार डिवीजन से वो मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर, 4 सेल अंदर तो 4 सेल बाहर, तो अंदर वाली सेल को इंडोथीसियम कहेंगे, बाहर वाली सेल को हम एम्पीथीसियम कहेंगे। बार बार मैं इंडोथीसियम एम्पीथीसियम इसलिए बता रही हूं क्योंकि ये 1 नंबर में पूछा जा सकता है। रिक्सिया और मार्केंसिया में इंडोथीसियम से स्पोर बनता है, एंथोसिरोस और स्फेग्नम में एम्पीथीसियम से स्पोर का फॉर्मेशन होता है, जबकि इंडोथीसियम की जो सेल्स होती हैं वो यहाँ पर कंडक्टिव टिश्यू का फॉर्मेशन कर देती हैं, पेरेन्काइमेटस सेल्स का फॉर्मेशन कर देती हैं, और इसे हम कहते हैं क्या, कॉलुमेला। these cells are called columella। यहाँ हम डोम शेप देखते हैं, ये देखो डोम शेप या हॉर्सशू शेप, हॉर्सशू शेप ऐसा ही तो होगा, या डोम शेप। ये रेड कलर से जो हमने दिखाने की कोशिश की है स्पोर सैक, और स्पोर सैक के अंदर हमको स्पोर्स दिखाई दे रहे हैं, स्पोर्स दिखाई दे रहे हैं, यानी स्पोर सैक के अंदर जो, यानी कि स्फेग्नम के इस कैप्सूल के अंदर जो एम्पीथीसियम सेल थी वो स्पोरोजिनस हो गई, और स्पोरोजिनस होके उसने क्या बना दिया, एक स्पोर सैक बना दिया, और एम्पीथीसियम की सेल जो स्पोरोजिनस थी वो मेटामार्फोज हो गई, किसमें, स्पोर मदर सेल में, और स्पोर मदर सेल ने किसका फॉर्मेशन कर दिया, स्पोर्स का फॉर्मेशन कर दिया। तो स्पोर का फॉर्मेशन जब स्पोर मदर सेल से होता है तो रिडक्शन डिवीजन होता है, यानी हर एक स्पोर मदर सेल में जितनी स्पोर मदर सेल होगी, मान लो एक स्पोर मदर सेल है तो इसमें रिडक्शन डिवीजन होगा, मियोसिस होगी, और इससे देखो 4 सेल बनेंगी, ये देखो 4 सेल बनेंगी, 3 दिखाई दे रही है, चौथी पीछे, और फिर ये चारों देखो अलग अलग हो गई, वैसे ही यहाँ स्प्रेड फॉर्म में दिखाई दे रही हैं। ये स्ट्रक्चर संभवतः आपकी समझ में आ गया होगा। स्यूडोपोडियम स्टाक लाइक स्ट्रक्चर है, बहुत लंबा स्ट्रक्चर है जो हमको गैमेटोफाइट में धसा हुआ नीचे दिखाई दे रहा है, और ऊपर की ओर कैप्सूल को संभाले हुए है। वेजिनुला वह पॉइंट है जहां कैलिप्ट्रा और स्यूडोपोडियम आकर के एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर बना देते हैं, सैक लाइक स्ट्रक्चर बना देते हैं। यहां हम देखें तो ये देखो सबसे ऊपर की सेल, हमारे पास कई कलर का पेन आज नहीं है इसलिए हम केवल नीले कलर से ही आपको दिखा पा रहे हैं। ये देखो ऊपर बड़ी बड़ी सेल हैं, इन्हें ऑपरकुलम कहते हैं, ऑपरकुलम कहते हैं। देखो इसके चारों ओर यहाँ एक पतली लेयर है, जैसे प्रेशर कुकर को याद करो, ये प्रेशर कुकर का स्ट्रक्चर बना रहा है, प्रेशर कुकर का ढक्कन और उसके चारों ओर रबर लगी होती है ना, तो वैसे ही समझ लो थिन वॉल्ड सेल्स होती हैं, पतली पतली, देखो ये पतली पतली, इन्हें कहते हैं एनुलस, एनुलस की सेल कहते हैं, ये वीक होती हैं। और ये यहां जो दिखाई दे रहा है ये है कैप्सूल वॉल, ये कैप्सूल वॉल है जो 3 से 7 लेयर की कैप्सूल वॉल का फॉर्मेशन इसमें होता है, और रूडिमेंटरी टाइप के स्टोमाटा भी उसमें डेवलप हो जाते हैं। अब इसके डेहिसेंस को हम पढ़ते हैं। जैसे बंदूक से गोली निकलती है वैसे ही उसी मैकेनिज्म पर यहाँ भी हम देखते हैं स्पोर्स का डिस्पर्सल बाहर की ओर होता है, कैप्सूल का डेहिसेंस वायलेंटली होता है, एक्सप्लोसिव होता है, यानी इसके डिस्पर्सल मैकेनिज्म को हम एक्सप्लोसिव मैकेनिज्म कहते हैं या एयर गन मैकेनिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसे, एयर गन मैकेनिज्म। एयर गन मैकेनिज्म, जैसे बंदूक से गोली निकलती है वैसे ही उतनी ही स्पीड में यहां से स्पोर बाहर निकलता है। कैसा होता होगा, जब स्पोर मैच्योर हो जाएगा तो नीचे से वाटर की सप्लाई क्या होगी, बंद हो जाएगी, नीचे से वाटर की सप्लाई बंद हो जाएगी।
अब जब वाटर की सप्लाई बंद हो जाएगी तो कोलुमेला की सेल वाटर का कंडक्शन कर रही थी, वाटर अब उनका खत्म हो चुका है क्योंकि नीचे से सप्लाई बंद हो गई है। ऐसी स्थिति में क्या होगा कि कोलुमेला की सेल श्रिंक अप कर जाएंगी। श्रिंक अप कर जाएंगी तो यहाँ पर एयर का प्रेशर बढ़ जाएगा, सूख जाएंगी तो एयर आ जाएगा, और एयर आ जाएगा तो अंदर एयर का प्रेशर बोलो ज्यादा हो गया कि नहीं, अंदर का प्रेशर ज्यादा हो गया। और सूख जाने के कारण, जैसे हम कोई भी व्यक्ति बहुत मोटा है तो वो थिक दिखाई देगा ना, और अगर वो दुबला होने लगा तो पतला नहीं होगा। तो जब ये सेल सब श्रिंकअप हो रही हैं तो ये पतला होगा कि नहीं, ये जो आपको चौड़ा दिखाई दे रहा है गोल, ये कैसा हो जाएगा, पतला होगा ना। और जब पतला होगा तो थोड़ा सिलिंड्रिकल होगा, सिलिंड्रिकल होगा और अंदर एयर का प्रेशर ज्यादा है तो एयर का प्रेशर और ज्यादा बढ़ेगा कि नहीं। जब एरिया कम होगा और हवा है अंदर तो प्रेशर और ज्यादा होगा और ऊपर की ओर निकलना चाहेगा। अब देखो, जैसे आप दाल चावल सब्जी कुछ भी प्रेशर कुकर में बनाते हो, नीचे से आप हीट देते हैं तो एक स्थिति आती है, सीटी बोलने लगती है ना, जब हाई प्रेशर हो जाता है आपको अलार्म देती है कि अब हम पक चुके हैं अंदर। तो वैसे ही यहाँ देखो प्रेशर हाई हुआ, और जब प्रेशर हाई हुआ तो ये प्रेशर ऊपर की ओर लगने लगा। और एनुलस की सेल कैसी हैं, बहुत कमजोर हैं। एनुलस की सेल की कमजोर होने के कारण देखो ये ढक्कन उड़ के कई सेंटीमीटर दूर जाकर गिर पड़ता है। बोलिए समझ में आया आपके। बिल्कुल प्रेशर कुकर का ऊपर वाला ढक्कन समझो, ये यहाँ वाला पोर्शन, ये यहाँ से यहाँ तक का पोर्शन यूं गोल समझो, और एनुलस उसके बाद की लेयर है, और एनुलस की लेयर बहुत ही नाजुक है, पतली है, और नीचे से प्रेशर लग रहा है तो एनुलस से कनेक्शन टूट जाएगा और ये ढक्कन की तरह बाहर गिर जाएगा। जब वायलेंटली बहुत ही एक्सप्लोसिव वे में विस्फोट के रूप में ये बाहर जाएगा प्रेशर के कारण, एयर प्रेशर के कारण, तो जो स्पोर सैक है वो भी तो फट जाएगा और उसके जितने भी स्पोर हैं वो जमीन में गिर जाएंगे ना। और गिर जाएंगे तो देखो ये ट्राई रेडिएट होता है, एक्सोस्पोर और इंडोस्पोर, दो लेयर से ये घिरा हुआ होता है स्पोर। ये हमने जो बनाया है ये इसका स्पोर है, ये हैप्लॉइड है। अब एग्जाइम जो होगी ये थोड़ी कुछ दिनों तक रेस्ट करेगा, 2 से 4 दिन के बाद भी जर्मिनेशन हो जाता है और 6 महीने बाद भी जर्मिनेशन होता है, यानी पेरिनेटिंग बॉडी की तरह ये जमीन में पड़ा रहेगा। जिस समय इसे जर्मिनेशन करना है पानी को अब्सॉर्ब करेगा, जो बाहर की एक्सोस्पोर है वो फट जाएगी और इंडोस्पोर बाहर जर्म ट्यूब की तरह निकल आएगी। अब इसमें मल्टीप्लिकेशन होगा, बार बार ये डिवाइड होगा और फिलामेंटस स्ट्रक्चर बना लेगा। यही फिलामेंटस स्ट्रक्चर यहाँ हमको थैलस के रूप में दिखाई दे रहा है ना, रिक्सिया मार्केंसिया की तरह दिख रहा है ना। तो इसने थायलाइड स्ट्रक्चर बना लिया, इसी को हम कहते हैं प्राइमरी प्रोटोनीमा। प्राइमरी प्रोटोनीमा पहले फिलामेंटस होता है, फिर थायलाइड हो जाता है, कुछ समय बाद फिर प्राइमरी प्रोटोनीमा से ही लीफी स्ट्रक्चर डेवलप होता है और यही एडल्ट स्फेग्नम को जन्म दे देता है। एक बात और मैंने नहीं बताई थी स्फेग्नम के बारे में आपको, कि इसे बॉग मॉस क्यों कहते हैं, इसे पीट मॉस क्यों कहते हैं। बॉग मॉस इसलिए कहते हैं क्योंकि बॉग मीन्स होता है दलदल, हमने बोला था ना झील के किनारे, बताया था ना, रिवर बैंक पर यह पाया जाता है, झील के किनारे पाया जाता है जहां मॉइस्चर हो बहुत ज्यादा। तो दलदली जगह जहां पर होती है वहीं पर यह ज्यादा ग्रो करता है, इसीलिए इसे बॉग मॉस कहते हैं, क्योंकि बॉग मीन्स दलदल होता है। दूसरी बात पीट मॉस कहते हैं, मैंने आपको बताया था ना कि इसकी बॉडी से एसिड का सिक्रीशन होता है। एसिड के सिक्रीशन होने के कारण बैक्टीरिया और फंजाई जो डीकम्पोजिशन के एजेंट हैं वो इसके ऊपर अटैक नहीं कर पाते हैं। यह भी बताया था आपको कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन आगे की ब्रांच मेन ब्रांच की तरह काम करने लगती है और पीछे की ब्रांच अब एसिड का सिक्रीशन करने के कारण सड़ती नहीं है, इकट्ठी होती रहती है और पार्शियल डिकम्पोजिशन होता है। पार्शियल डिकम्पोजिशन माने आंशिक रूप से डिकम्पोजिशन,
अब आंशिक रूप से जब डिकम्पोजिशन पिछले पार्ट का होता है तो वो इकट्ठा होता चला जाता है और ब्लैक कलर का सबस्टेंस के रूप में दिखाई देता है, यानी डिकम्पोजिशन प्रॉपर नहीं हुआ तो उसमें कार्बन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। तो पार्शियली डिकम्पोज्ड ओल्डर पार्ट ऑफ द स्फेग्नम इज कॉल्ड पीट, इसी को हम पीट कहते हैं। और जहां ये पाया जाता है वहां लोग इसे जलावन के रूप में भी उपयोग करते हैं। देखो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी बता दिया। इसमें रिटॉर्ट सेल पाई जाती है जो वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी है। ट्रांसपोर्टेशन किसी पौधे का करना है तो जड़ को स्फेग्नम से बांध देते हैं और मॉइस्चर उसे रिटॉर्ट सेल से मिलता रहता है। एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी है। द्वितीय विश्व युद्ध में मैंने बताया था कि स्फेग्नम का उपयोग हुआ था। इस तरीके से ड्रेसिंग के लिए स्फेग्नम का जर्मनी के योद्धाओं ने, जो घायल योद्धा थे, उनकी ड्रेसिंग स्फेग्नम से की गई थी, यानी मेडिसिनल वैल्यू भी है इसकी। तो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ब्रायोफाइटा का आएगा तो 3-4 इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस तो आपको स्फेग्नम से मिल जाएगा। और दूसरा रोल इकोलॉजिकल है, मैंने बताया था। क्या बताया था कि ये मिट्टी का फॉर्मेशन, सॉइल का फॉर्मेशन करता है, इरोजन को रोकता है, मिट्टी को बहने से रोकता है, सरफेस पर जो मिट्टी के कण हैं उनको बांध के रखने की क्षमता इसके पास ब्रायोफिटिक पौधों के पास होती है। ये पूरे ब्रायोफाइटा का बताया। स्फेग्नम के तो जो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस आपको मैंने अभी बताए वही आपको लिखने। तो इस तरह आज मैंने आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट कर दिया, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी बताया और साथ ही साथ स्फेग्नम की पूरी लाइफ साइकिल भी आपको समझा दी है।